चलो अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ठीक है। क्या ये बाकी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है? डेफिनेटली। मॉड्यूल मॉड्यूल करो जिनेंश, लेकिन आपका मेन एम अभी पता है ये चैप्टर में क्या होना चाहिए कि चैप्टर करने के बाद आपको इसके पीवाईक्यू करना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन तक हम लोग कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर लेंगे, इधर ही कर लेंगे डिस्कशन, तो इसमें टेंशन नहीं है। बट हाँ, ये बाकी के ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ठीक है। हमने जितना ऑर्गेनिक पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। ईयरफोन्स है ही नहीं मेरे पास यार, क्या लगा दूं इधर। मेरा कैमरा खराब हो गया, मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए, लेकिन आज अपन वो हादसे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। टफ, बिल्कुल टफ नहीं है ये चैप्टर, बहुत आसान है। आई डोंट थिंक नॉइज आना चाहिए ज्यादा। कायरल सेंटर कितने हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बहुत ही सरल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए आपके लिए एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के रखा है। वेटेज बता दूं, तो ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एटलीस्ट एक एक आता ही है। कभी कभार हो सकता है कि पॉलीमर से एक आध क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, कभी कभार बायोमोलिक्यूल से ज्यादा आ जाए, बट ओवरऑल ये दोनों मिला के मैक्स टू मैक्स आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें से बहुत इजी होंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी भी, आज का जो सेशन है इसमें कुछ कुछ ऐसी भी चीजें आएगी जो आपको थोड़ा बहुत अमीन्स का और पहले के कुछ कुछ चैप्टर्स का भी रिकॉल करवाएगी, ठीक है। कायरल सेंटर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, यस, वो सब अपने को यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स याद रहने चाहिए, यस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। डन। तो मैं कह रहा था कि अपने पास और कितने लोग, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ जेई के लिए, विल आई मेक इट? हादी, एकदम से मेरे को वो वाला टाइम याद आ गया जब यूट्यूब पे मैं सेशंस लेता था और 1 महीने पहले लोग आके पूछते थे, सर मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अभी चालू किया हूँ, क्या मेरा जेई होगा? आदि ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक है। विल यू मेक इट? वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, मोटिवेशन करेंगे अपन, थोड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन भी खेलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप लोगों को सबको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अभी टाइम है, ठीक है, अभी मैं मतलब जेई वालों के लिए खास बोल रहा हूँ ये चीज, कि अभी ये जो आपके पास टाइम है, ये टाइम को आपको बहुत ढंग से यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड ढंग से यूटिलाइज करने का मतलब अब आपको ये समझना है कि इस टाइम पीरियड में आप अपना टाइम कौन से चीज पे डिवोट करोगे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको अपना टाइम कहीं से भी नया चैप्टर उठा के, मतलब एक होता है ना कि मतलब जीरो से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ऋषभ बोल रहा है लीव कर दे। ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, तुम ऐसा सोचो यहाँ पे तुम अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने आए हो, ठीक है। ये मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा जो टाइम है उसमें ये बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे अपन चीजों की, कोई कुछ हार्ड डिस्कशन नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी उठा के पढ़ना मत शुरू करो, अब थ्योरी पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थ्योरी खोल खोल के समझना है, ये नहीं याद आ रहा, वो नहीं याद आ रहा, भाई क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। जितने क्वेश्चन करोगे उतना अभी फायदा होगा। जो करना है करो, मतलब फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का जो पार्ट पकड़ के उठा के करना है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करो। दिन में जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है।
कैमरा में 1990 वाली फील आ रही है। अरे 90s वाला ही कैमरा लेके बैठा हूँ यार, एक वही प्रॉब्लम हो गया, कैमरा खराब हो गया। छोड़ो यार, अभी मेरे दुख पे नहीं जाते, आपके दुख को क्लियर करते हैं। मुझे बताइए क्या आपको सब कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक सेकंड दे दीजिए। हाँ मैं कॉल में था, सॉरी। ठीक है, आवाज आ रहा है अभी सबको क्लियरली? ठीक है, आज के नोट्स लिखने हैं। आपको, हाँ अच्छा वो पूछ लिया आपने। आपको एनसीईआरटी ओपन करके बैठना है अभी। सबके पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी ओपन कर लो एंड पेंसिल ले लो हाथ में। नहीं मॉड्यूल नहीं चलेगा यश, इतना क्या मॉड्यूल से प्यार प्यार हो गया? आदित्य का सवाल है शुड आई अटेंड, छोड़ आदित्य क्या करेगा। मोटिवेशन के लिए बैठना तो बैठ जा। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही से आएगा। इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस ये सेशन अटेंड कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन कर लो। देखो पीडीएफ ठीक है, लेकिन मैं इसलिए एनसीईआरटी बुक बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, आपको नोट्स कुछ बनाने हैं, कुछ लिखना है तो उसमें लिखना है अपने बुक में। ठीक है, चैप्टर 14 पेज 403 करेक्ट। ओपन कर लिया सबने एनसीईआरटी? चलो जल्दी से पहले चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, एक बात बता दो, ये चैप्टर के लिए मतलब ऐसे तो आई लव टू इंट्रोड्यूस अ चैप्टर इन अ मोस्ट ऐसा, है ना, उसके आगे पीछे की कहानी बता के फुल एकदम माहौल देके मेरे को स्टार्ट करना अच्छा लगता है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो दिस इज द चैप्टर जहां पे लाइक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ला के एंड कर रहे हो और उसको हैंड ओवर कर रहे हो बायोलॉजी को। मतलब बायो, बाय द वे नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बायो जो भी पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत शायद आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा कि केमिस्ट्री वाले एंड से। ठीक है, तो वो वाला एंड में आपको यहाँ से क्लियर करो। ठीक है आदित्य, अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो मत बैठो, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इस सेशन को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है, आप ये सेशन अटेंड कर लो, मैं बता रहा हूँ आपका 90% एफर्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बस 10% एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होगा, थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व करने में और थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब तक आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स एज द नेम सजेस्ट इट इज बेसिकली द केमिकल्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको चलाने के लिए जो आप समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स है, जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है, दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो अब बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स में आप कई सारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसा कहेंगे कि जो सबसे बेसिक जो हमको पता है, जिसके बारे में हमने काफी ज्यादा सुना है, दैट इज कार्ब्स। डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हम लोग इसी को कंज्यूम करते हैं और ये इस चैप्टर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल आ जाता है प्रोटीन।
ठीक है। प्रोटीन्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, आप कह सकते हो कि जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है, बॉडी के अंदर जो हम लोग कहते हैं कि जिसमें जैसे हमारा बॉडी का जो ये होता है मसल्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसको फॉर्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन। यस, वेयर एंड टेयर जो होता है वो सारा प्रोटीन्स मैनेज करता है। फिर आता है आपका लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली जैसे हम लोग फैट्स कहते हैं, तो बॉडी में एनर्जी स्टोरेज कह लो या अपना बॉडी का इंसुलेशन कह लो, उसके लिए लिपिड्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जिसको डर लग रहा है प्लीज अभी टेंशन मत लो, मेरे को बस ये सब बताना जरूरी है, अपन केमिस्ट्री वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आप समझ लीजिए जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनको आपको स्पीड अप करना है या उनको कैरी आउट करना है, तो ये कैरी आउट करवाने वाले, कैटलाइज कराने वाले जो केमिकल्स होते हैं, दे आर एंजाइम्स, दे आर हार्मोन्स। ठीक है। जो भी अपने बॉडी में आपको पता है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और हर ग्लैंड्स अलग अलग फंक्शनिंग को एक्टिवेट करता है, उसको स्पीड अप करता है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो रिएक्शंस को प्रोसेस में ले आता है। तो दीज आर आल्सो बायोमोलिक्यूल्स। देन आपके पास आता है विटामिन्स। ठीक है। विटामिन सबको पता है, इनकी कमी से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मतलब फंक्शनिंग गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। मतलब एवरीथिंग, विटामिन ए बी सी डी, सारे के सारे बी की का पूरे जो B1 से लेके B12 तक जितने भी अपने विटामिन है, सबका अपना एक एक रोल है। एंड आई थिंक 10th तक के बायोलॉजी में इन सब की डिफिशियंसी से क्या होता है और इनमें से कुछ कुछ के एक्सेस होने से क्या होता है, ये हमने स्टडी किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड, या आप कह सकते हो उसको आरएनए, डीएनए, जो कि बेसिकली हमारे अंदर बॉडी के अंदर जितना भी डेटा है वो डेटा स्टोर करके रखता है। एंड आप लिटरली समझ लीजिए कि जो भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स में, वो जो डेटा जो आगे जाएगा कि हमारे दो आंख है, नाक है, कान है, हाथ है और ये सारा एग्जिस्टेंस हमारा इस तरह से है, वो यहाँ पे इसके अंदर डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल्स में स्टोर होता है। एंड दैट एक्चुअली कीप्स अस अलाइव, कीप्स अस हेल्दी। एंड बाकी की कहानी और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पूरी 10th के बारे में यही सब पढ़ा है। ये पीडीएफ शेयर करोगे? नहीं शेयर करूंगा श्रेय, ये पीडीएफ आपके कोई काम का नहीं, ये सिर्फ माहौल देने के लिए। ठीक है। इसलिए ये पीडीएफ आपका काम जो है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है। तो दीज आर ऑल बायोमोलिक्यूल्स। अब इन बायोमोलिक्यूल्स में जब हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे तो हमारा मेन फोकस 3 पार्ट्स पे रहेगा। ठीक है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट, सेकेंड प्रोटीन्स वाला पार्ट एंड द थर्ड विच इज बेसिकली न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट। तो दीज आर द बेसिक 3 बायोमोलिक्यूल्स जिसपे अपना फोकस सबसे ज्यादा होगा। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उस चैप्टर में थोड़ा बहुत एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के बारे में बात किया जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जो मेन बायोमोलिक्यूल्स जिनको डिस्कस करेंगे उनमें आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। इवन फैट्स के बारे में भी हम बहुत ज्यादा बात ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, तो कबीर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो बायोमोलिक्यूल्स आर दोज केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दैट्स इट। लो आगे। तो क्या है बायोमोलिक्यूल्स? So biomolecules are lifeless molecules which combine in specific manner to produce life or control biological reaction। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको याद रखने की भी कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है। बस ये समझने की जरूरत है कि बायोमोलिक्यूल्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली केमिस्ट्री एक पॉइंट पे ऐसे जगह पहुंच चुका है जहां पे नाउ इट विल बी डीलिंग विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो अब जो भी रिएक्शंस हमने अभी तक पढ़ी है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे के सारे उन इंडिविजुअल रिएक्शंस को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करेंगे। दैट्स व्हाई हमने वो सारा बेसिक स्टडी किया। आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लेने वाले हो ना? नहीं यश, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐसे ही किसी दिन टाइम पास करने का मन किया तो ले लूंगा,
बट आपकी जेई के पहले तो नहीं लेगा। एंड अगेन जेई मुझे नहीं लगता कि उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस नीट, आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी उतना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है जो मतलब मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नीट वालों को आता है, ठीक है। तो आई आई डोंट थिंक मैं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कोई योगदान दे पाऊंगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं, लेट्स सी, अगर पॉसिबल हुआ तो बात करेंगे इस पे। तो शुरू करते हैं आज का मेन फर्स्ट पार्ट। तो लाइक बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। एज द नेम सजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। कितने लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ अभी? सब लोग हैं ना? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि बस हो गया आज, नींद आ गई? बहुत कम हैंड रेज है, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो भाई, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। जय ने नींद उड़ा दी ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, हैंड्स डाउन। अभी भी है करीब करीब 20-25 लोग ऐसे हैं जो शायद एक हाथ में थाली लेके बैठे होंगे, हैं खिचड़ी कड़ी लेके बैठे होंगे। सर इसमें सिर्फ थ्योरी है क्या? हर्ष का सवाल है। देखो हर्ष, इसमें थ्योरी है, यस बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन आपको अभी पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बिना समझ नहीं पाओगे। तो मैं बताऊंगा आपको कौन से पार्ट पे आपको वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शांति से देखो समझो फिर बात करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, डन विद दैट। चलो जल्दी से फास्ट काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि नाम कहा जाता है, पहले के टाइम में कार्बोहाइड्रेट डिफाइन किया गया था ऐसे कि इसमें कार्बन और वाटर है, मतलब कार्बन और वाटर इसका एक रेशो होता है जिसके चलते उसका नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप जैसे कह सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में होता है। अगेन पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता था। तो जैसे एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज का, आपको सबको पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर में हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिराइव कैसे हुआ, और ये भी बात करेंगे कि उसके एक एक स्ट्रक्चर की एक एक एट्रीब्यूट को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हमने एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल इन सारे चैप्टर में पढ़ा है उससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज, अभी आपके जितने भी सवाल है ना उसको मैं थोड़ा एंड के लिए रखता हूँ, ठीक है। ऋषभ अपन वो आखिरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कुछ लिखना कुछ भी नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है यार, सीधा सीधा एनसीईआरटी चल रही है अभी भी। तो ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो C6H2O6 इस तरह से आप लिख सकते हो कि कार्बन और वाटर 1:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि अरे वाह ये तो कार्बोहाइड्रेट है। फिर उन्होंने कहा कि अरे सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज बोले तो शक्कर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। अभी आप ध्यान से देखो, अगर इसको भी हम लोग लिखने जाएंगे तो C12H2O11, मतलब अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली नथिंग बट कार्बन और वाटर का एक कॉम्बिनेशन से बनने वाला कंपाउंड। तो CxH2O, ऐसा एक जनरल फॉर्मूला लोगों ने डिराइव किया कि अच्छा शायद कार्बोहाइड्रेट ये है। लेकिन विथ टाइम लोगों को समझ में आया कि यार ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ये ना हो कि कुछ और भी हो सकता है, या ये जनरल फॉर्मूला कोई और भी कंपाउंड को डिनोट करता हो सकता है। तो हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इस तरह से डिफाइन हुआ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन जब विद टाइम हमने अलग अलग कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कि एसिटिक एसिड, तो आप देखो उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही होगा CH3COOH। कबीर का सवाल x=y कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, इन जनरल x=y कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली x और y वाला वो जो जनरल फॉर्मूला है वो भी कंपलसरी नहीं, वो बहुत ही स्टूपिड फॉर्मूला है। वही है ना प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में शुरुआत में सब लोग ऐसे गवार टाइप कुछ ना कुछ करते गए और फिर जाके रियलाइज हुआ कह रहे नहीं एक्चुअल चीज कुछ और ही है। अब आप ये देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH,
अगर उसको भी लिखना चाहे तो आप कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको भी आप कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हो। लेकिन आपको पता है एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स है। रैमेनोज करके भी एक टाइप ऑफ कंपाउंड है जिसको लोगों ने कहा कि ये भी इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, जो रैमेनोज है ये भी एक टाइप ऑफ एक कंपाउंड है। तो हम एक जनरल मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट है रैमेनोज, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप किसको कार्बोहाइड्रेट बोलोगे, किसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलोगे। तो सबसे पहले we need a proper definition for carbohydrate and it cannot be based on a general formula कि कार्बन और वाटर एक रेशियो में बने हो। तो we need a new way of defining carbohydrate. So what is carbohydrate? तो this is the definition of carbohydrate. इस definition को आपको दिमाग में रखना है, ये आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। Carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or compounds that can be hydrolyzed into polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, मतलब उसमें एक एल्डिहाइड होना चाहिए और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, या फिर उसमें कीटोन होना चाहिए और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होने चाहिए, या फिर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पानी डाल के हाइड्रोलाइज करने पे वो टूट के आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाए। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डिफाइन हुआ है? सबसे पहला चीज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड और बहुत सारे OH, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कीटोन और बहुत सारे OH, या फिर ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे या पानी डालने पे ब्रेक होके वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एज अ प्रोडक्ट देगा। दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और दिस बिकेम द डेफिनेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अगेन दे हैव टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन याद रखना, दिमाग में एकदम क्लियर कट रखना। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये रिएक्शन इस डेफिनेशन के बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। नहीं यश, बायो हजार्डस को ऐसा नहीं मानते, अपन इस पे बाद में जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और इस स्टेटमेंट को अभी दिमाग में बैठ गया ना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इतना ही दिमाग में अभी याद रखो, अपन इसके बारे में वापस बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब ये जनरल तो बात हो गया, लेकिन अब इसमें किस तरह से हम इनको डिफाइन करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि एक सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने का जरूरत नहीं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलिसिस करके आपको सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए ये नाम अब आपके दिमाग में याद रखना है आपको, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ये वर्ड, ऐसा कोई वर्ड अपन ने पहले सुना है? ऐसा कुछ भी सुना है? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। शुगर्स, यस, शुगर्स के बारे में जब भी बात हुई होगी तब सुना होगा, 10th ग्रेड में सुना है। परफेक्ट परफेक्ट। अपन जो जितना भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे जो भी टाइप ऑफ अपन शुगर ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दे आर ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स। अब आप समझिएगा ध्यान से, वापस एक बार कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन।
वॉइस इज लैगिंग बोल रहा है, क्या सबको लैग आ रहा है क्या? अभी ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है, अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ भी होता है तो बता देना, ठीक है। सो मैं कह रहा था मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। अपन डिटेल में बात करेंगे, अभी स्ट्रक्चर थोड़ी देर में देखेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का हाइड्रोलिसिस करके समहाउ आप ये मल्टीपल सिंपलर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं। तो इसलिए आपने डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट का बोला था वो ये था, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करके आपको ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड मिलेंगे। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करके आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। तो मोनोसैकेराइड्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? पॉलीसैकेराइड्स, बराबर है। तो अब आपको जो नया डेफिनेशन करना है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अ पॉलीसैकेराइड। लेकिन यहाँ पे एक और नाम आ गया, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब ये ओलिगोसैकेराइड क्यों आया वो समझने के लिए थोड़ी देर अपने को होल्ड करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो मोनोसैकेराइड है, सबने मोनोसैकेराइड देखा अभी अपन ने, मतलब बात किया ग्लूकोज और इसके बारे में। तो जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स है, इसमें ऑन एन एवरेज 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड्स एंड 10 और अबाव, ठीक है, वो उनको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो अपने पास अभी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में 3 क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। जिनाश का सवाल है 2 से 9 कार्बोनिल ग्रुप, नहीं नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूं, एक बार सुनो ध्यान से। तो अब अपने पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। फर्स्ट जो मोनोसैकेराइड है, सेकेंड ऑलिगोसैकेराइड जो कि 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है, एंड द थर्ड जिसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, जो 10 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। सीधी एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम इसको 10 ही मान के चलते हैं। तो इसको अभी आप 10 लिखो, ठीक है। इसको लेके थोड़ा सा है डिस्कशन, एक इश्यूज है। अपन एनसीईआरटी में 10 लिखा तो अपन 10 मान, ठीक है। ठीक है, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, नो इश्यू, चलेगा ये बात, दिमाग में बैठ गया। तो अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने सुक्रोज सुना है? सुक्रोज, अपन ने शुरुआत में एक मॉलिक्यूल देखा था C12H22O11, सबको याद आ रहा है? सुक्रोज इज बेसिकली अपना घर पे जो सफेद जो शुगर होता है ना, जो अपन खाते हैं, जो केन शुगर बोलते हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज एन ऑलिगोसैकेराइड, इट कंटेन्स 2 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। वो जो 2 मोनोसैकेराइड है उसमें एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो अपन ये दोनों कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड का मतलब होता है फ्यू सैकेराइड्स और फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स। अभी शुगर मॉलिक्यूल नाम तो आ गया है, लेकिन किसको शुगर बोलते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। 2 से लेके 10।
एक सेकंड दीजिएगा, आवाज आ रहा है सबको? परफेक्ट परफेक्ट। सॉरी। सो मैं कह रहा था कि ओलिगोसैकेराइड्स मतलब यहाँ पे 2 से लेके, एक्चुअली ये जो है यहाँ पे मैंने 2 से लेके 10 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बिकॉज एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कुछ कुछ बुक्स में 2 से लेके 9 भी कहा जाता है, तो उसको लेके थोड़ा है ओपन एंडेड है, बट आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज ओलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या आएगा। ओलिगोसैकेराइड्स में अगर आपके पास लेट से दो मोनोसैकेराइड से फॉर्म होने वाला एक ओलिगोसैकेराइड है, तो उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं डाइसैकेराइड। अभी हमने एग्जांपल देखा डाइसैकेराइड कौन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनने वाला सुक्रोज। तो लाइक दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल, यील्ड का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। बट डाइसैकेराइड इज अ कंपाउंड दैट यील्ड्स टू शुगर्स, ठीक है, या टू मोनोमर्स। अब इसका एग्जांपल देखिए दिया हुआ है सुक्रोज। सुक्रोज में आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, एक्चुअली तीन तीन कंपाउंड्स है, तीन डाइसैकेराइड्स है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास आपका जो एनसीईआरटी है उसमें आपको ये तीनों के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिए इसलिए हमको इसको याद रखना है और काफी डिटेल में याद रखना है, ठीक है। तो आप इन तीन का नाम तो अभी दिमाग में बैठा लीजिए, इनके बारे में और डिटेल में अपन बात करना है। मोनोमर का मतलब, कभी मोनोसैकेराइड, वापस मैं बात बता रहा हूं, एक एक मोनोसैकेराइड इज वन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी ध्यान से सुनना, एक एल्डिहाइड मतलब उसमें CHO ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल OH ग्रुप है, तो अब मल्टीपल OH ग्रुप लगने के लिए मल्टीपल कार्बन होने जरूरी है। 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। सबके पास पेन पेंसिल है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो सबसे छोटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे? वेदांत ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। It is a polyhydroxyaldehyde and it has to be optically active. ऑप्टिकल एक्टिविटी याद है ना, एक कार्बन पे 4 अलग ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है मतलब OH है, CHO है, बाकी कौन है, बाकी H है, या फिर एक कार्बन हो सकता है। नया कुछ मत लाना, क्लोरीन वोरीन मत ऐड कर देना भाई। हाँ, श्रेया का सही जवाब है, निकिता का सही जवाब है, उन्नति करेक्ट, ऋतुज क्वेश्चन मार्क के साथ करेक्ट, वेदांत तो पहले ही सही दे दिया, श्रेय सोच फिर से, जिनांश क्वेश्चन मार्क के साथ करेक्ट, शुभम ज्यादा हो गया, वैष्णवी कम हो गया। ध्यान से सोचो ना, आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, एक तो एल्डिहाइड वाला कार्बन, अब इसको छोड़ के इस पे क्या बचेगा, H बचेगा। 2 कार्बन तो हो ही नहीं सकता, 3 तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, और वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी। दिस विल बी टेक्निकली द स्मॉलेस्ट poly sorry polyhydroxy aldehyde. Now this whole unit is one monosaccharide. कबीर तेरे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? दिस इज वन मोनोसैकेराइड। अब इसके मल्टीपल यूनिट्स एक साथ ज्वाइन हो गए तो इट विल बी पॉलीसैकेराइड। 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड। बात समझ में आया क्या? NH2 नहीं लगाना, NH2 लगा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब इट कैन नॉट हैव एनीथिंग अदर देन CHO।
गॉट इट? आगे बढ़े। अबे डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कोई तो जवाब दो। चलो ठीक है, समझा कबीर? का डाउट क्लियर हुआ? और मोनो डाई ट्राई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीएचओ ग्रुप। नहीं श्रेय, कुछ मोनो डाई ट्राई डिपेंड्स अपॉन ये कितने बार यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा यूनिट अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो डाई, अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई। तो ऐसा मत सोचो सीएचओ ग्रुप है या नहीं, क्योंकि सीएचओ ग्रुप अब ये कैसे चिपकेंगे वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा थोड़ी हाथ पकड़ के घूमेंगे सारे। अब इनकी कनेक्टिविटी पे अपन बात करेंगे, ठीक है? चलो बात करते हैं हाइड्रोलिसिस कहाँ पे होगा, कहाँ से जुड़ेंगे, कैसे टूटेंगे, अभी ये सब डिस्कस करेंगे। समझा मैं तेरी बात, ऊपर नीचे 2 ग्रुप है, लेकिन वो जो मतलब ये सीएचओ की अपनी एग्जिस्टेंस हट जाएगी जब वो डाइमराइज होंगी, ठीक है? काफी ब्रांचिंग होगी, काफी सारी चीजें होगी, बात करेंगे इसके बारे में। चलो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। इरेज ऑल इंक कर दूं क्या? हाँ कर देते हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं। ऑल परफेक्ट। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में 3 नाम याद रखना, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है? अब आप बोलोगे कौन कौन है, थोड़ा टाइम लो, आ रहे हैं सब लोग रास्ते में। इसके बाद क्या हो गया भाई, रुक क्यों गया? ठीक है, इसके बाद आपके पास है ट्राइसैकेराइड्स का एक एग्जांपल है रैफिनोज, ठीक है? इसको याद रखने की जरूरत नहीं, कारण के इसका ऐसा मेंशन नहीं है हमारे बुक में, ठीक है? तो पूछा नहीं जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप सारे सैकेराइड्स में होगा। जरूरी नहीं है हर्ष के एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, कीटोन भी हो सकता है। अपन ने क्या बोला, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन दोनों हो सकता है, ठीक है? तो ये हुआ आपका ट्राइसैकेराइड्स, एंड फिर टेट्रासैकेराइड जो टूटने पे 4 कंपाउंड लेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया स्टैकियोस, ठीक है? अगेन नॉट देयर इन आवर एनसीईआरटी, जस्ट FYI, इसलिए दिया हुआ है। तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज मिलके आपको स्टैकियोस देते हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे क्या इतने ही कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट में? नहीं, कितने कंपाउंड हो सकते हैं? आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है? आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जितनी लिमिट यहाँ लगा सकते हो, आपको यहाँ पे समझ में आएगा उतने टाइप ऑफ कंपाउंड्स या उतने टाइप ऑफ डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए होल्ड रखते हैं। वो जो थॉट है अपने दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि बस इतने ही कंपाउंड है क्या, नहीं, हजारों लाखों कंपाउंड है, ठीक है? परफेक्ट। What is the minimum amount of atoms of each carbon, oxygen and hydrogen are needed to form the smallest saccharide? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन, तो 3 मिनिमम कार्बन तो रिक्वायर्ड है, ठीक है? अब उसके बाद अपन बाकी का थोड़ा टाइम दो सोहम, नहीं तो अपन शुरुआत में रहेंगे। अभी अपन एनसीईआरटी के 2 पेज पर पहुंचे, ठीक है? सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड अब समझ में आ गया ना, मोनोसैकेराइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 2 3 4 5 10 तक मोनोसैकेराइड है तो फिर इट्स ऑलिगोसैकेराइड। उससे अगर आगे निकल गया तो इट विल बी अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है? इसका कुछ एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड, ठीक है? इसके एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसमें आता है स्टार्च, ग्लूकोज, सॉरी स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इंटरेस्टिंगली हम लोग ये स्टार्च और सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर देखेंगे
ठीक है। इसमें दो टाइप ऑफ होता है, स्टार्च में भी दो टाइप होता है, अमाइलो पेक्टिन, अमाइलोज, है ना। तो अपन बात करेंगे इनके बारे में, बहुत बहुत प्यारे प्यारे कंपाउंड है। तो एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, वो फिर तुम उसको अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत प्यारा है। आगे देखते हैं, चलो। तो कहा गया, हाँ, एक सेकेंड, कुछ तो ये क्या है, क्लासिफाई। अब हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन सिंपल यानी मोनोसैकराइड्स। अब इसी के बारे में अभी हम कहानी पहले आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ भाई, पेल की मेहनत किया है। पूर्वल क्या बोल रहा है? एसएस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मोनोसैकराइड्स, है ना, कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, मतलब दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट और अ सैकराइड। ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो अगेन एज वी सेड, देयर आर टू टाइप्स, है ना। पहला मैंने क्या बोला था, जिसमें एल्डिहाइड हो, और दूसरा जिसमें कीटोन हो। तो एल्डिहाइड जिसमें होता है उसका नाम एल्डोज, कीटोन जिसमें होता है उनका नाम कीटोन्स, कीटोस। ठीक है। अब इनकी जो नेमिंग है, अब ऐसा होगा कि अब मिनिमम 3 कार्बन अगर है तो उसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्रायोस। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन आप उसका नाम देंगे। 3 कार्बन अल्डोट्रायोस, 4 कार्बन अल्डोटेट्रोस, 5 कार्बन अल्डोपेंटोस। अपना जो ग्लूकोज है, 6 कार्बन है उसमें, तो इट इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोस। ये नाम याद कर लो, इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, तो इट कम्स इन द एल्डोज वाला कैटेगरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। फ्रुक्टोज जो है, ठीक है, वो कीटोज वाला ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे अभी अपन। तो एल्डोज जो है, इसमें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, आगे बढ़ती जाएगी कहानी। ठीक है। अगर 3 कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, 5 कार्बन आइटम है, सबसे छोटा जो ट्रायोस है दैट इज कॉल्ड ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड। फिर 4 कार्बन एरिथ्रोस, इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोस, दिमाग में रखना, 4 कार्बन है। ठीक है, क्योंकि थ्रियोस एंड एरिथ्रियोस, इस इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जेई में, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मतलब 4 कार्बन वाला एल्डोज जो है दैट इज वन ऑफ दैट एल्डोज इज एरिथ्रोस। ठीक है। इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अपन पॉसिबिलिटीज के बारे में और डिस्कशन करेंगे। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज फिलहाल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब तक हम लोग पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन नहीं समझ जाते। सेम कीटोस के लिए भी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड सो ऑन। जो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर टेट्रोस के लिए एरिथ्रोलोस, फिर राइबुलोस फॉर 5 के लिए, एंड 6 के लिए फ्रुक्टोस। ठीक है। आप बोलोगे क्या हमको ये याद रखना है? अभी नहीं रखना। क्या हमको ये पूछा जाएगा? फिलहाल कोई नहीं पूछेगा। तो इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें से आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड याद रखना जरूरी है, आपको एरिथ्रोस याद रखना जरूरी है, आपको ग्लूकोज याद रखना जरूरी है, फिर आपको फ्रुक्टोज याद रखना जरूरी है। ठीक है। लेकिन इनके बारे में आगे और मल्टीपल टाइम मेंशन किया जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बस अभी हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड, ऑन द बेसिस ऑफ कीटोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? किसी को कोई दिक्कत है क्या? दोनों का सफिक्स सेम लग रहा है। ये सफिक्स इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जो ओज है ना, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ओज इज द सफिक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ट्रायस ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? इंटरेस्टिंग। ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी नहीं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पक्का है।
ट्रायोस तो हाँ ऑक्सीड वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ओज मतलब शुगर कह सकते हो, ओज मतलब दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, it has to be optically active to be carbohydrate, yes you are right नील। अब जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ। तो बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है, ऊपर वाले के ऊपर CH2OH होगा, नीचे वाले के ऊपर CH2OH होगा। तो आई थिंक कीटोन्स के केस में 3 कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। बट 4 कार्बन से फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। डन, चलो। व्हाई ट्रायोस डोंट एंड विद ओस, ओस मतलब शायद वही है ना, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए नहीं ओस से एंड हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड सोल्यूबिलिटी। देखिए ये बड़ा सिंपल सा और प्यारा सा पार्ट है, लेकिन अगर कोई कुछ पूरे चैप्टर में से भूल जाता है तो वो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करते वक्त एक रिएजेंट के बारे में बात किया था, टॉलेंस रिएजेंट, याद आ रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा कंपाउंड टॉलेंस पॉजिटिव देगा? टॉलेंस के साथ पॉजिटिव रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन? सिल्वर मिरर टेस्ट, यस। सबको याद आ रहा है ना? परफेक्ट परफेक्ट, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। एल्डिहाइड विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट बिकॉज एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अग्रीड? एल्डिहाइड खुद अगर ऑक्सीडाइज होएगा तो वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो एक एल्डिहाइड जिसके अंदर है, या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑक्सीडाइज हो सकता है, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ रहा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या? ऐसा जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, तो अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। मेधांश ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हाईलाइट की है। 2,4-DNP can't distinguish between aldehyde and ketone but can identify carbonyl compound, right? मेधांश एग्जैक्टली इस बात के, इस पॉइंट को लेके मैं मे बी 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इस आइडिया को दिमाग में अभी होल्ड करके रख, ठीक है। 2,4-DNP वाला पार्ट। चल, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड आपके सामने आएगा। सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज व्हिच विल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। एंड नॉन रिड्यूसिंग वो होंगे जो उनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। सो कौन कौन आता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में? तो ऑल मोनोसैकराइड्स। आप बोलोगे कीटोन एल्डिहाइड दोनों? यस दोनों, क्योंकि ध्यान से याद रखिएगा दिस इज नॉट अ नॉर्मल कीटोन और दिस इज नॉट अ नॉर्मल एल्डिहाइड, दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब आपको याद करना होगा कौन सा पार्ट याद करना, जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन में एक लिस्ट बनवाया था, कौन सा टॉलेंस पॉजिटिव देगा और कौन सा फेलिंग्स पॉजिटिव देगा। उस लिस्ट में पॉजिटिव में C डबल बॉन्ड O के जस्ट अल्फा पोजीशन पे COH लगा था, वैसे वाले कंपाउंड पॉजिटिव टॉलेन और पॉजिटिव फेलिंग देंगे। ये चीज हमने टिक किया था, राइट, लिखवाया था उसमें, है ना, एलडीएल ये वाला पार्ट। करेक्ट करेक्ट, याद आ रहा है ना सब लोगों को? नहीं याद आ रहा, बुक्स ओपन करो अपने साथ, अपने नोट्स ओपन रखो, वो सारी चीजें आपको घुमा घुमा के देखना है। जितना आप पीछे जाओगे, पेजेस पलट के देखोगे, आप रिकॉल करोगे, ठीक है। तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड, वेदर इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दे विल गिव positive test with tolerance, positive test with fellings, which means they are reducing
कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइदर एल्डोज हो या कीटोज हो, ठीक है, दे विल बी फ्री और दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। शुगर्स ये वर्ड अभी भी थोड़ा होल्ड करके रखना, रिड्यूसिंग शुगर नाम दिमाग में रखना, किसको शुगर बोलना है किसको शुगर नहीं बोलना है ये भी दिमाग में थोड़ा रखेंगे, ठीक है, होल्ड करना। एग्जाम्पल में इन्होंने माल्टोज लैक्टोज दिया है, आई नो आपको एकदम से ऐसा हाँ ठीक है ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज, थोड़ी देर होल्ड करो, थोड़ी देर में सब चीज दिमाग में क्लियर हो जाएगी कौन क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑब्वियसली दे आर द वंस व्हिच विल नॉट रिड्यूस फेलिंग्स एंड टॉलरेंस रिएजेंट। अनफॉर्चुनेटली जो सुक्रोज है, जो शक्कर हम खाते हैं, ये टॉलरेंस पॉजिटिव नहीं देता। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है वो रिएक्शन के अंदर या फंसा हुआ है, वो इस तरह से फंसा हुआ है कि इट इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है तो किसी को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन बना है, आगे अपन और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे कर दिया, हमने फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कर दिया, हमने नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे कर दिया, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई कंपाउंड एक को रिड्यूस करता दूसरे को नहीं तो उसे किस में डालेंगे? अभी इस केस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा केस आएगा वेदांत जब एक को रिड्यूस करता हुआ रहेगा दूसरे को नहीं करता होगा, तो उसमें जिसको वो रिड्यूस नहीं कर रहा है ना वो बेसिकली एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाएगी बात। कई जगह पे होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं देता लेकिन टॉलरेंस पॉजिटिव देता है, वो फेलिंग्स कई जगह पॉजिटिव नहीं देता, वो एलिफेटिक एरोमेटिक वाले केस में आपको देखने मिलेगा। तो अभी के लिए उसको बस ऐसा सोचो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है, ठीक है। फेलिंग्स कंपैरेटिवली वीक होता है क्योंकि कॉपर होता है, लेकिन टॉलरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत स्ट्रांग होता है तो वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन सिल्वर होता है तो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं, लेकिन अगेन लेट अस कीप दिस फॉर एडवांस, अभी नहीं रखते, ठीक है। सही बात है, अर्नव को याद आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है, श्रेय का सवाल वापस आ गया, वीक और स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पे होता है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो वीक और स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पे होता है, इसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस के लिए रख देते हैं ना। इसको अभी इसके ऊपर माथा फोड़ी करेंगे तो हम लोग अपनी मेन ट्रेन मिस कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको होल्ड कर करो, टेंशन मत लो। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, अभी अपने दिमाग में देखो मोनोसैकेराइड बैठ गया दिमाग में, ठीक है, सिंपल वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में भी दो पार्ट, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड, मतलब ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये जो पार्ट है आपके एल्डोज कीटोज एंड ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड, ये वाले जो पूरा ग्रुप है, दीज हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दीज आर क्रिस्टलाइन, चलो ठीक है, बढ़िया है। दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव स्वीट टेस्ट। आपको समझ में आ रहा है शुगर ये नाम कहां पे आने वाला? करेक्ट। एंड द थर्ड वन, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। These are sugars. समझ में आया आपको? मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, इनको अलग इसलिए रखना पड़ा बिकॉज दीज हैव स्वीट टेस्ट, दीज कैन बी टर्म्ड एज शुगर्स। मतलब इसको छोड़ के जो बाकी कॉम्प्लेक्स सैकेराइड्स है, दे डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे वोंट बी शुगर्स, ठीक है। मेधांश कह सकते हो रेट से, बट दैट इज जस्ट वन फैक्टर, इसलिए उसको अभी डिस्कस मत करो, ठीक है। तो समझ में, सिंपल एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर बेसिकली शुगर्स बिकॉज दे आर स्वीट टू टेस्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन। दिमाग में रखना सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीसैकेराइड में क्या? तो ऑब्वियसली दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, तो दे विल बी अमorphous, दे विल बी
not sweet, and they are not soluble in water, so they are non-sugar. So this is the one more type of classification of carbohydrates, sugar, non-sugar. समझ में आया क्या? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलो। अब बहुत क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर लिया, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर लिया है अभी आपने, ठीक है। स्वीटनेस के बेसिस पे देखो, ये रिपीट टेलीकास्ट सेम बात का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे छोटे मोनोसैकेराइड के बारे में, ग्लूकोज। दो तरीके डिस्कस करेंगे, लैबोरेटरी मेथड एंड कमर्शियल मेथड। आपके बुक को एनसीईआरटी ओपन करके हो, है ना? एनसीईआरटी में आपके पास दो मेथड दिए होंगे, लैबोरेटरी मेथड एंड कमर्शियल मेथड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो glucose occurs in ripe grape, most of the sweet fruits. It is also called grape sugar. It is present in honey. It is an important component of human blood. It is present in cane sugar, in polysaccharides like starch and cellulose. Interesting. ये वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा। इट इज प्रेजेंट इन केन शुगर, वो तो अपने को मालूम है, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है, लेकिन इट इज आल्सो प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बोले तो लकड़ी, है ना? और स्टार्च बोले तो अपना जो आलू वगैरह इसके अंदर जो होता है, राइस में भी होता है, दैट इज स्टार्च। तो आपने कई बार सुना होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, उन लोगों को राइस खाने से मना किया जाता है, उनको बोलते हैं राइस कम खाइए, आलू कम खाइए, कुछ कुछ खाने की चीजें उनको बोला जाता है अवॉइड करो। और अपने को लगता है यार ये तो मीठा भी नहीं है, फिर ये क्यों अवॉइड किया जा रहा है, राइट? सेल्यूलोज इज ड्राइड सेल्स ऑफ प्लांट। सेल्यूलोज मतलब लकड़ी से लेके सब कुछ, मतलब बॉडी जो है पूरा प्लांट का सेल्यूलोज से ही बना हुआ है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? कई बार मेरे को पता है कि बायोलॉजी वाली चीजों पे कमेंट करने में डर लगता है, तो अभी मेरे को ये भी फील हो रहा है, अब इट्स टाइम के अब हो गया, बहुत पढ़ लिया ऑर्गेनिक, अब थोड़ा थोड़ा लाइफ में बायो भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, है? व्हाई डज हनी गॉट लॉन्ग शेल्फ लाइफ? सोहम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। सोहम बोल रहा है कि हनी का लॉन्ग शेल्फ लाइफ क्यों है, पता नहीं, पता करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना सोहम, व्हाट्सएप पे भेज के रख, इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? श्रेय बोल रहा है सेल वॉल्स, सही बात है, ठीक है। मेरे दिमाग में सेल्यूलोज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है, ठीक है। तो दूसरे साइड से अभी तक मैं उतना अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। यस पूर्वल, डेफिनेटली। चलो फिफ्थ पॉइंट, ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंटेनिंग 4 chiral carbon atoms. So now we are ready for understanding glucose का structure. And the sixth point is it is a naturally occurring glucose. The naturally occurring glucose is dextrorotatory and is also known as dextrose. डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब याद दिला सकते हो मुझे? कुछ कहीं पे पढ़ा ऐसा लग रहा है। यस रुद्र, सुक्रोज इज ओलिगो, है ना? ओलिगोसैकेराइड विद 2 मोनोसैकेराइड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, क्या ये वर्ड हमने पहले सुना है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के दौरान पढ़े थे हम लोग। डी और एल नहीं है, नहीं सोहम, ये डी कैपिटल एल नहीं है, ठीक है? ये स्मॉल डी स्मॉल एल है। बात करते हैं, जीओसी का टाइम याद आ गया? कई लोग डर चुके हैं। डेक्स्ट्रो मतलब राइट में रोटेट करना, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करना, या क्लॉकवाइज रोटेट होने को डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने को लीवो रोटेटरी। अभी के लिए बस इतना चीज दिमाग में रखो, ठीक है? एंड दिस थिंग कैन ओनली बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? एक्सपेरिमेंट के बिना आप इसको नहीं पता कर सकते, स्ट्रक्चर देख के आपको नहीं पता चल सकता, ठीक है? नेचुरली अकरिंग वेयर, क्या अदिति? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, क्या नेचुरली अकरिंग? नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज मतलब जो भी फ्रूट्स में से जो ग्लूकोज आ रहा है भाई,
जितना अपने को, क्या अपन ग्लूकोज जैसे लैब में ग्लूकोज बनाने को आप लेवो रोटेटरी ग्लूकोज भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो आज थोड़ा सा एक और डिस्कशन करूंगा मैं इसके बारे में, थोड़ा 2 मिनट के लिए होल्ड करो, ठीक है। अदिति, नेचुरली और आर्टिफिशियली वाला बात, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ग्लूकोज, ग्लूकोज को जो मैंने बोला था 2 टेक्निक देखेंगे, एक अपन लैब में कैसे बनाएंगे और दूसरा हम लोग कमर्शियली कैसे बनाएंगे। कबीर, ई और जेड जैसा हाँ कह सकते हो, बट दिस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। ई और जेड जो था वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए था ना, याद आ रहा है। चलिए, लैब मेथड, कमर्शियल मेथड। सबसे पहला सुक्रोज, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सुक्रोज, है ना। सुक्रोज यानी क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, केन शुगर, ठीक है, इसको बॉईल करो डाइल्यूट एसिड के साथ, इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज इज C12H22O11, हल्का सा एसिड डाल के हीट कर दो, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मतलब 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा, अरे यार यहाँ पे ये स्टेटमेंट पुराना रह गया एक्चुअली। मैं सेशन के पहले इसमें थोड़ा एडिट कर रहा था, पीपीटी एडिट करते करते पूरा पीपीटी हो गया, सेव किया, फोल्डर में गया और पता नहीं कुछ तो मैं फोल्डर कॉपी पेस्ट किया था इधर उधर, Ctrl Z मारा तो साला पूरा फोल्डर ही गायब हो गया और मेरे सारे चेंजेस गायब हो गए, फिर मेरे को फिर से पूरा काम करना पड़ा। एंड ये लाइन मैंने यहाँ से हटा दिया था, अभी मेरे को एकदम से वो वापस दर्द याद आ गया। तो ग्लूकोज इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल लिखा है, इवन फ्रुक्टोज इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, तो ठीक है, वो सेपरेशन में कोई काम नहीं आते, बकवास लाइन है। जो सेकेंड लाइन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होने के बाद दे हैव टू बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। वो ये फिल्ट्रेशन का जो टेक्निक होता है, अगर अभी एकदम मॉडर्न मेथड में बात करूं तो फिल्ट्रेशन के लिए वो अपना एक थिन सा बीच में आपको ये डालना पड़ता है, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेटिंग एक क्या वर्ड है मैं भूल गया उसका, एक सिंपल सा फिल्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज उससे पार हो जाता है, फ्रुक्टोज पार नहीं हो पाता, सीव सीव जैसे ही बोलो बट काइंड ऑफ अ केमिकल सीव, ठीक है, मेम्ब्रेन, यस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट्स द करेक्ट वर्ड अद्वैत। तो उसके बेसिस उसका यूज करके फिल्ट्रेशन होता है आज मॉडर्न टेक्निक में, तो दैट्स हाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। तो द फर्स्ट प्रोसेस इज सुक्रोज में आप वाटर डाल के एसिडिक मीडियम में उनको ब्रेक करते हो और फिर उनको फिल्टर आउट करके सेपरेट करते हो, दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड। इथेनॉल उतना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है, मतलब दोनों की वो सोल्यूबिलिटी ऐसा बहुत क्लोज ही है, ठीक है, बिकॉज दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है, दोनों में OH खुले है। आप अल्कोहल डालोगे तो दोनों का साथ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है। तो कोई फर्क ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो फर्क है वो है कि ग्लूकोज इज अ एल्डोज, फ्रुक्टोज इज अ कीटोज, ये सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है। ऐसे कैसे मेम्ब्रेन जो ऑलमोस्ट सिमिलर कंपाउंड को अलग करेगा, यही तो बात है श्रेय, लोग इसी सब चीजों पे तो काम करते हैं, ऐसी सब चीजों के लिए पीएचडी मिलती है भाई लोगों को, ठीक है। अपने अगर ये सब हम अभी पढ़ पाते तो भाई साहब अभी पीएचडी लेके निकल रहे होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नहीं दिव्या, वो वाली लाइन को छोड़ दो, अल्कोहल सेपरेशन ग्लूकोज वाला लाइन छोड़ दो, ठीक है। अपन बस नॉर्मल फिल्ट्रेशन ये वर्ड याद रखना। चलो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा प्रोसेस है आपका कमर्शियल मेथड, ठीक है। नैनो फिल्टर वेदांत ने ढूंढ के निकाला, यस, नैनो फिल्टर सेपरेशन एक प्रोसेस है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है, मिल जाएगा तुमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के सेपरेशन पे। अब उससे ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, अब आप आगे पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा मेथड है स्टार्च में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एज आई सेड स्टार्च क्या है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, सो इट्स अ पॉली
सैकेराइड, सो इट्स नॉट अ शुगर, इट्स अ पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। तो देखिए आप 393 केल्विन मतलब अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप इसको हीट करोगे, स्टार्च और वाटर को हीट करोगे, तो आपको मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है। नाउ सिंस दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वी हैव टू रिमूव दैट। और वो रिमूव करने के लिए चॉक पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी होती है, वो रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है। अगेन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इसके बारे में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया, जस्ट FYI आपके लिए बताया है। ठीक है। और फाइनली जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, फिर दे आर फर्दर सेपरेटेड आउट यूजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे NH2O, राइट, अद्वैत यू आर राइट, लेफ्ट साइड में NH2O होना चाहिए। परफेक्ट। ठीक है। तो दो मेथड हुआ, लैब में हम लोग सुक्रोज से बनाएंगे, कमर्शियल लेवल पे हम लोग उसको स्टार्च से बनाएंगे। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कि ग्लूकोज दिखने में कैसा है, ऐसा क्या है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फाइनली नाउ वी विल टॉक अबाउट इट। तो ग्लूकोज C6H12O6, पहली बार जब कंपाउंड के बारे में डिस्कशन हुआ, लोगों ने बोला चलो ठीक है, केमिकल फार्मूला तो समझ गया, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। तो वाह, श्रेय ने जवाब दे दिया। तो चल सबसे पहले चलिए जल्दी से स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज आपका क्या है, 6 कार्बन एटम वाला एल्डोज। ठीक है। तो इट शुड स्टार्ट विद सबसे पहले तो चलो इसमें 6 कार्बन एटम होने चाहिए, बराबर है। दूसरी बात, इसके अंदर एल्डिहाइड होना चाहिए, करेक्ट, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। तो सबसे पहले एक इस पे एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि है क्या ये, एल्डोज। ठीक है। अब एल्डोज हो गया, एल्डिहाइड आ गया, उसके बाद क्या है अपने को पता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो हर कार्बोहाइड्रेट में अपने को पता है कि अल्कोहल तो होना ही चाहिए। तो देयर इज वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, मतलब एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है, क्योंकि जो टर्मिनल वाला कार्बन है, बाकी सारे बीच में आपके OH लगे रहते हैं। इसको अब याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जो कि अभी श्रेय ने शेयर कर दिया है मेरे साथ। ठीक है। राइट लेफ्ट राइट राइट और OH नीचे में, ये याद रखना बहुत जरूरी है। राइट लेफ्ट राइट राइट OH। क्यों? क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर एल्डिहाइड होना चाहिए। जो नंबरिंग होगी कहां से होगी, ऊपर से होगी, है ना। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। ठीक है। तो RLRR, अब इसको ध्यान से देखिएगा। RLRR मतलब जो OH का जो पोजीशन है, ठीक है, वो OH की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपका, अरे आ गया, मैंने गंदा कर दिया वैसे। हाँ ठीक है, आपको OH की पोजीशन दिख रहा है, सारे OH जो है राइट लेफ्ट राइट राइट। अब इसका राइट और लेफ्ट क्यों मैटर करता है, बिकॉज दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। आपको याद आ रहा होगा, अगेन द वेरी फर्स्ट लाइन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, सब लोग जल्दी से कमेंट में भेजिए मुझे। गिन के 9-10 लोगों ने जवाब दिया है। जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए भाई, कितने ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल सेंटर्स है। ऑलमोस्ट सबने सही जवाब दिया है। ठीक है। कुछ ने क्वेश्चन मार्क के साथ दिया है। अरे देखो ना बड़े ध्यान से, 4 ही तो कायरल सेंटर है ना, 1 2 3 4, राइट। आपको समझ में आया, राइट लेफ्ट राइट राइट।
है ना। ये जो OH की आपकी जो पोजीशन है, अगर वो राइट से लेफ्ट हो जाए तो एक अलग कंपाउंड हो जाएगा, करेक्ट। 4 दिखे कायरल सेंटर सबको, आखिरी वाले पे तो 2 हाइड्रोजन है, पहला वाला तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। दिस कंपाउंड इट इज कॉल्ड ग्लूकोज। अगर ये एक OH, लेट से सबसे पहला वाला, ये राइट के बजाय लेफ्ट आ जाए तो क्या ये ग्लूकोज होगा, हाँ या ना। अगर पहले वाले कार्बन पे, मतलब ये पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का OH राइट से लेफ्ट हो जाए तो क्या ये ग्लूकोज होगा, यस या नो। करेक्ट, ये ग्लूकोज नहीं होगा, ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये कुछ और होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, फिर ऐसे कितने कंपाउंड पॉसिबल है जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होगा और ये एक कार्बोहाइड्रेट होगा। बताइए, ये एक एल्डोहेक्सोस होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, चलो एल्डोहेक्सोस जिस, कितने एल्डोहेक्सोसिस पॉसिबल है ऐसे, बहुत। हे भगवान, बहुत मत बोलो, प्लीज जवाब दो। सही है, श्रेय का सही जवाब है, कृष्णा का, कबीर का, सोहम, नील, अनिश आधे बताया, स्वयं डबल बताया, शुभम क्या बोल रहा है। जूही तुझ सब जवाब सही देती है और फिर एक क्वेश्चन मार्क डाल के अपना डर दिखा देती है। निकिता का करेक्ट है, ऋतुज गड़बड़ हो गया। द करेक्ट आंसर इज देयर आर 4 कायरल सेंटर ना, तो कितने होंगे, 2 टू द पावर 4 इतने कंपाउंड्स होंगे। हर एक पे 2 पॉसिबिलिटीज ना, मैं बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। हर कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटी, सो देयर आर 16 डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। क्या एक कंपाउंड ऐसा भी होगा जिसमें OH लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट होगा, करेक्ट। तो आपका जो ये राइट लेफ्ट राइट राइट, ये ग्लूकोज है। इसका एक मिरर इमेज भी होगा, करेक्ट। मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जो कि मैं बता रहा हूं इसलिए है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट को लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट को नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्लस ग्लूकोज, इसका नाम हो जाएगा माइनस ग्लूकोज। समझा क्या, छोटा डी छोटा एल, आर यू विथ मी। कैपिटल डी कैपिटल एल अभी मत यूज करो, इट इज डिफरेंट। डी एंड एल ये वाला और ये वाला अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, चलेगा ना। छोटा डी छोटा एल कूल, प्लस माइनस कूल, कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं। मतलब अभी अभी प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है ना, 2 मिनट और। एल्डोहेक्सोस जो है उसमें मुझे टोटल 8 नाम याद रखने होंगे, जैसा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का प्लस माइनस, वैसे टोटल 8 टाइप्स होंगे जिसके प्लस माइनस होंगे। तो 8 कंपाउंड्स एंड देयर मिरर इमेजेस, ये आप स्टडी करोगे एल्डोहेक्सोस को, अगर आप सारे के स्टडी करना चाहो तो। समझ में आया मेरी बात। तो इसमें जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गुल्लोज, मैनोज, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। लेट मी शो यू, अगर मेरे पास नो 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 नो, हीरो तो हुई मैं, नवा नवा प्रेजेंटेशन यूज करना सीखा था, उसकी वाट लगा दिया।
सही बोल रहा है, पढ़ना होता है, लेकिन मेरे को नहीं लिखना था उसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे तो सीखते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी अपन इधर से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। इज दिस स्पाइरल लाइक डीएनए? नहीं, ये वैसा। जस्ट वन मोर। तो अभी एक्चुअली थोड़ा सा आपको, इस वाले इसको मत देखो। तो अपन दिख रहा है सबको? हर्ष बोल रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस वर्टिकल स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना। नहीं 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 नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज राइट, जब उसमें से पास होगा उसके सॉल्यूशन में से, तो राइट में घूम जाएंगी, उसके स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं। समझा ना हर्ष? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्ट्रक्चर, हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम इन दोनों को कनेक्ट कर सके। प्लेन पोलराइज लाइट, दैट्स इट। ये मैंने पहले दिखाया था क्या? चलो ठीक है, अब यार ध्यान से देखो, ठीक है। अभी ये बहुत पहले का है, आपसे 2020 में जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाता था तब ऐसे पढ़ाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आपको ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे LRLL के नीचे ग्लूकोज लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है क्या? और यहाँ पे देखिएगा राइट में RLRR किधर है? RLRR इधर भी ग्लूकोज लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? तो अब आपको नाम बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर सारे OH लेफ्ट में रहे। अगेन ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ, PNC का खेल है, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए कि ऐसे कुछ नाम है। तो अगर सारे लेफ्ट में, तो एलोस, टैलोस, गुलोस, मैनोस, ग्लूकोस, आइडोस, गैलेक्टोस, आइट्रोस, ये 8 नाम है। एलोस, टैलोस, गुल्लोस, मैनोस, ग्लूकोस, आइडोस एंड गैलेक्टोस अल्ट्रोस। ठीक है, और फिर बाकी इसमें क्या आ जाएगा, उन्हीं के मिरर इमेज होंगे। तो ये एक साइड में मतलब लीवर रोटेटरी होगा, कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। अगेन स्ट्रक्चर देख के हम नहीं बता सकते कौन सा लीवर रोटेटरी कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक एक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड के नाम की जगह यहाँ आने कैपिटल डी लिखा हुआ है, यस नील, अभी मैं वो कैपिटल डी के बारे में बात करता हूँ। कैपिटल डी भी लिखा है और यहाँ पे प्लस साइन भी लिखा हुआ है, उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर OH लेफ्ट में चला गया, RLRR की जगह
एल एल आर आर हो जाता तो इसका कंपाउंड का नाम क्या होता? तो कंपाउंड का नाम होता मैनोज। बताओ, आज से 2 साल पहले भी मैं यही सवाल पूछा था, काफी इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़े, ये यहां तक सबको क्लियर है? एल आर एल एल को डी बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं नहीं। डी जो है वो आर एल आर आर वाला ग्लूकोज है, स्मॉल डी। श्रेय क्या मिस कर गया रे? नहीं, इसको अभी याद नहीं करना, अरे मैं बस बता रहा हूं। अभी जो सवाल मैंने पूछा था, मैंने बस वो सवाल पूछा था कि जो ग्लूकोज है उसमें OH राइट में है, फिर एक OH लेफ्ट में है, फिर राइट में और फिर राइट में, तो आर एल आर आर था। उसमें अगर एक कार्बन पे मतलब पहले कार्बन का OH राइट की जगह लेफ्ट हो जाता, मतलब एल एल आर आर ऐसा हो जाता, तो क्या फिर भी उसका नाम ग्लूकोज होता क्या? तो नहीं, उसका नाम ग्लूकोज नहीं होता, उसका नाम मैनोज होता। ठीक है, दैट्स इट। चलो अभी चलते हैं यहां से। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा बाद में। अभी वापस कमिंग बैक टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अब आप किस तरह से लिखते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका एक फिशर प्रोजेक्शन, आई थिंक ये वाला पार्ट तो चलो सबको पता है, राइट? फिशर प्रोजेक्शन वाला पार्ट क्या है कि मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, वो इनसाइड द प्लेन होता है, और जो वर्टिकल सॉरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होता है, और वर्टिकल लाइन इनसाइड होता है। ये सबको याद है? कम से कम 50 बार हर जगह पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ ये बात, राइट? तो फिशर प्रोजेक्शन इज वेरी सिंपल, लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन से अभी मैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, ठीक है? सोहस नहीं, एक नवा आएगा अभी, आज मार्केट में एक और प्रोजेक्शन आ रहा है, हैवर्थ। ठीक है, हेक्सागन वाला, यस 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 यस। ठीक है, तो carbohydrate containing more than one chiral carbon, the vertical line represents the continuous carbon chain। ठीक है भैया, ये सब हमको सबको पता है, ठीक है। एंड जो ग्लूकोज है 4 कायरल सेंटर है, उस पे फिशर प्रोजेक्शन में टक टक टक, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, और उसके बाद बाकी सारा आपका OH। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब लोग क्लियर है। अब इस पॉइंट से आगे थोड़ा सा ध्यान से बात करते हैं। मुझे इसको डिफाइन करना है, ठीक है, एज अ ऑन द बेसिस ऑफ कायरल सेंटर। मुझे इसकी नेमिंग क्लियर करना है। अभी राइट लेफ्ट राइट राइट तो ये डिफाइन हो गया, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट से ये डिफरेंट कैसे होगा? वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइट लेफ्ट राइट राइट मतलब अगर मैंने OH को यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, या आप ध्यान से देखो, यहाँ पे OH राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, या राइट में, यहाँ राइट में, करेक्ट? अगर ये OH यहाँ के बदले यहाँ होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, अगर इन पोजीशंस पे OH होगा, तो ये दोनों कंपाउंड को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? क्योंकि ये भी ग्लूकोज है, वो भी ग्लूकोज है, ठीक है। तो नाउ आई नीड अ वे टू डिफाइन ग्लूकोज, एंड दैट कैन बी डन यूजिंग कैपिटल डी स्मॉल, क्या बोल रहा है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्बन है, दिस इज लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है। लास्ट कायरल कार्बन, ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो? ऊपर से 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज टेक्निकली द लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन में अगर OH राइट में है तो इट इज डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी। और अगर वो लास्ट कायरल इस पे OH लेफ्ट में होता तो इट विल बी एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो अब ये जो कंपाउंड में देख रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट ग्लूकोज, इट इज डी ग्लूकोज।
ग्लूकॉन डी सुना है आपने? ग्लूकॉन डी का भाई वो डी ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या एल ग्लूकोज हमारे को फायदा नहीं होता है क्या? एल ग्लूकोज से क्या हमारे को एनर्जी नहीं आता है क्या? भाई एल ग्लूकोज बॉडी सिंथेसाइज उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकती, उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकती ग्लूकोन एल। इसलिए अब अदिति एक क्वेश्चन पूछी थी कि वो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज का क्या मतलब है। तो नेचुरली जितना भी ग्लूकोज बनता है पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, ठीक है, जो नेचर में बनता है दैट इज डी ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि जो अपना ये पूरा साइकिल है, पूरा जो ये फूड चेन है, वो फूड चेन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब डी ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं, और प्लांट इसीलिए वही वाला ग्लूकोज फॉर्म करता है। जूही का सवाल है क्या दोनों का टेस्ट स्वीट होता है? हाँ। क्या दोनों का टेस्ट सिमिलर होता है? काइंड ऑफ। क्या हम एल ग्लूकोज खा सकते हैं? तो इसी के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। एक रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हुआ है कि कैन वी गिव एल ग्लूकोज टू डायबिटिक पेशेंट्स। क्योंकि एल ग्लूकोज बॉडी में जाके मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, तो फिर आगे वो जो इंसुलिन और वो वाला सब लोचा ही नहीं होएगा, विच इज गुड। बट अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो अपने को ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यस सोहम, दैट इज द होल आइडिया। यही तो सब चीजें पढ़ के और इंटरेस्ट आता है सब समझने का। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो सीधा एडजस्ट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं सही बात है, क्या दिक्कत है वो वही है कि कुछ बुरा तो इफेक्ट ना हो, नहीं तो फिर फ्री फंड में आप मार्केट में, अभी जो शुगर फ्री वाला शुगर होता है वो डिफरेंट होता है। शुगर फ्री में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो, ठीक है, तो वो अलग चीज है। एस्पार्टेम, यस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बॉडी को हार्म करेगा नहीं करेगा नहीं पता भाई, पता चलेगा फिर बता दो। ये बात समझ में आ गया आपको? कैपिटल डी कैपिटल एल दिमाग में बैठ गया? एल ग्लूकोज कैन बी आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड, यस यस। आगे बढ़ो, चलो। ये सॉरी, ये रिसर्च केमिस्ट करते हैं। अरे रिसर्च चल रहा है तो ढूंढना ना, एल ग्लूकोज का डायबिटीज, एल ग्लूकोज डायबिटीज ऐसा कुछ सर्च कर, रिसर्च पेपर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट, लोएस्ट कायरल सेंटर पे, ठीक है, डी ग्लूकोज, यही चमकाने के लिए। और अगर लोएस्ट कार्बन सेंटर पे OH लेफ्ट में आ जाएगा, ये क्या लिखा है? ये गलत लिखा है यहाँ पे, पीटी में गलत हो गया। सिर्फ OH एक लेफ्ट में आ गया तो ग्लूकोज नहीं है, नवा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हटा दो, ये स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ स्किप स्किप, हाँ ठीक है। चलो, डी ग्लूकोज चमका। अरे एक और चीज भूल गया लेकिन बताने, अपन ने जो डी ग्लूकोज पढ़ा, और डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बराबर है ना? तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो मुझे आइदर छोटा डी या प्लस, ये दोनों में से एक वो सिंबल वहां पे मेंशन करना होगा। नाउ दिस इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, जैसे ये हमने स्ट्रक्चर से बताया था, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट से हम बताएंगे। तो जो हम जिस ग्लूकोज की बात किए, RLRR वाला ग्लूकोज, उसको लिखने का अगर एकदम परफेक्ट तरीका अगर कोई है तो दैट इज डी प्लस ग्लूकोज। क्या आपके सबके सामने एनसीईआरटी ओपन है? देखो एक पॉइंट पे बाद जहां पे भी डी ग्लूकोज लिखा होगा वो इस तरह लिखा होगा, डी प्लस ग्लूकोज। दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है डी ग्लूकोज? ठीक है ना? चलो, तो ये याद रखना। अब से हम इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे, डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि अब इसमें मैं अब एक लेवल अप और ले जाने वाला हूँ।
ये अभी तक तो ग्लूकोज ओपन है, अभी ये ग्लूकोज क्लोज होने वाला है। श्रेय बोल रहा है कैपिटल और स्मॉल डीएनएल नहीं समझा, ठीक है। देख स्ट्रक्चरली जो मैंने अभी बताया था ना, लास्ट कायरल सेंटर जो था, लास्ट कायरल पे अगर OH राइट में है तो D, OH लेफ्ट में है तो L। ये तो समझा तेरे को श्रेय? जल्दी जल्दी हाँ या ना बता। करेक्ट। और अगर मेरे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट जब पास हो रही है, पास होने के बाद अगर लाइट पॉजिटिव डेविएशन कर रही है तो उसको मैं स्मॉल डी लिखूंगा। अगर वो लाइट पास होने के बाद नेगेटिव डेविएशन कर रही है तो उसको मैं एल लिखूंगा। समझा? स्मॉल डी स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटली मिलता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कैपिटल डी कैपिटल एल स्ट्रक्चरली पता चलता है, उसका लाइट के डेविएशन से कोई लेना देना नहीं। डन। तो तेरे को ये डी और ये प्लस, ये दोनों का मतलब ऐसा भी लिख सकते कोई डी डी ग्लूकोज, लेकिन ये कितना गंदा लग रहा है ना ऐसे ही लिखने में, डी डी ग्लूकोज। डी डी नील का क्वेश्चन है एल डी ग्लूकोज एग्जिस्ट नहीं करता ना, पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं एक्सपेरिमेंटली नहीं, मैं सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बोल सकता। हो सकता है एल डी ग्लूकोज, मतलब ये एल है तो इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये एल और ये प्लस ग्लूकोज हो सकता है, अगेन एक्सपेरिमेंट ही बताएगा। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। नील का क्वेश्चन समझा क्या सबको? उसने बोला कि अगर ये एल होगा तो ये माइनस ग्लूकोज होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, ये एल प्लस भी हो सकता है। अगेन मैं नहीं बता सकता क्यों, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। शायद यू आर राइट, शायद यू आर रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है। हर्ष ने नवा सवाल डाल दिया कि डी और प्लस और माइनस के साथ अल्फा और बीटा। रुक जाना थोड़ा, अल्फा बीटा आगे ला रहा हूँ मार्केट में, तुम्हारी जिंदगी खराब करने बैठा हूं मैं, और क्या ही है मेरे को, और कोई चीज में खुशी थोड़ी मिलती है। हाँ चल। वेदांत बोल रहा है ग्लूकोज में तो एल माइनस ही है ना। देख बात तेरी सही है, मिरर इमेज है, माइनस ही होगा, ठीक है, यू आर राइट। बट अगेन एल प्लस हो सकता है क्या? वी डोंट नो, वी डोंट नो। कुछ हो सकता है ऐसा, इसलिए मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। एक बार मेरे को पता कर लेने दो, नेक्स्ट सेशन तक तुमको पक्का बता दूंगा। ठीक। चलिए, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि C6H12O6 ये तो कंपाउंड बोल दिया, चलो ग्लूकोज में 6 कार्बन है ये भी हमने मान लिया, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन बीच में कनेक्टेड है, सिंगल चेन में है, तो उसके लिए हमने मल्टीपल रिएक्शंस कैरी आउट किया। नाउ दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शंस। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा। देवेन, देवेन, मेरे को पानी बॉटल दे देना, पानी पानी चाहिए, एक गिलास गर्म पानी अंदर। हाँ। तो मैं कह रहा था, इस रिएक्शन में ग्लूकोज प्लस HI, हाँ, पता नहीं यार क्या हो गया है, उसमें लोग बोल रहे कोविड आ रहा है। बहुत बुरा हालत है। ओके ठीक है।
ग्लूकोज प्लस रेड फॉस्फोरस HI होना चाहिए यहाँ पे। याद आ रहा है आपको रेड फॉस्फोरस HI, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उन्हें तो मस्त ठंडा है। यस, क्या प्रोडक्ट आएगा? प्रोडक्ट, ग्लूकोज का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? जल्दी से लिख के भेजो। करेक्ट, हेक्सेन। सही बात है। इसका सिंपल सा आउटकम मतलब क्या है कि अब हमको ये समझना है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इट्स अ स्ट्रेट चेन। अगर हमको हेक्सेन की जगह आइसोपेंटेन या कुछ कुछ भी मतलब बीच में कुछ ब्रांचिंग मिलता तो हमको समझ में आता कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट चेन, लेकिन हमको स्ट्रेट चेन मिला। तो फर्स्ट रिएक्शन जो ग्लूकोज के साथ किया उसका रिडक्शन किया। ठीक है, इट प्रूव्स दैट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सीधा है ना। सारे के सारे OH गायब हो गए, सब जगह आपका कार्बन हो गया, सॉरी OH चला गया, हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो किया दैट इज reaction with hydroxylamine and hydrogen cyanide. Hydroxylamine or hydrogen cyanide. I just want you to tell me the type of reactions जो ये हो रहा है. This reaction is technically to prove the presence of C double bond O. आपको याद आ रहा है NH2OH लिखना? अभी लिख मत, ये सब लिखा है तेरे बुक में वेदांत, क्या लिखना था? आपको याद आ रहा है NH2OH 2,4-DNP वाली जो रिएक्शंस थी, उस रिएक्शन का जो स्टार्ट था मैंने लिखवाया था C डबल बॉन्ड O और NH2 दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। C डबल बॉन्ड O और NH2 के बीच से वाटर निकलता है, C डबल बॉन्ड N फॉर्म होता है, राइट? सॉरी, मैं 1 मिनट में आया। ओके, सो ऑक्साइड फॉर्म होता है ना? एंड दूसरा है साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। C डबल बॉन्ड O के ऊपर साइनाइड अटैक करता है तो साइनोहाइड्रीन फॉर्म होता है, राइट? तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के प्रेजेंस को डिनोट करती है। रिएक्शन क्या होगा ध्यान से देखना, जब NH2OH अटैक करेगा, हमने बताया C डबल बॉन्ड O और H2 के बीच से वाटर निकलेगा, ठीक है? परफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन HCl में, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? पहला कंपाउंड C डबल बॉन्ड N OH। याद आ रहा है ये रिएक्शन सबको?
अब सोचो बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं सोचना है, लेकिन उतना इंडिविजुअल पार्ट आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप का काम पता है ना आपको, है ना, वो किस तरह से बिहेव करता है। और दूसरा है आपका HCN, राइट। तो HCN में जो आपका C डबल बॉन्ड O है, उसके ऊपर नया एक साइनाइड जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला वाला ग्लूकोजाइम है और ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है। ये क्लियर है आप लोगों को? ये रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सब लोगों को याद आ रहा है ना, कुछ भी नया नहीं है। HCN के ऊपर मार्कोनिकॉव एडिशन होगा क्या अद्वैत, मुझे ये बता। एडिशन C डबल बॉन्ड O पे हो रहा है ना, जिसमें मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव ऐसा कोई डिस्कशन होगा क्या? नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपने को ये समझ में आया कि ग्लूकोज इज कार्बन का स्ट्रेट चेन। सेकेंड हमको ये समझ में आया कि इट इज एन एल्डिहाइड। नहीं, एल्डिहाइड है, ये समझ में आया क्या? कि ये समझ में आया कि सिर्फ इट्स C डबल बॉन्ड O। अपने को बस ये समझ में आया C डबल बॉन्ड O है इसमें, ठीक है। सॉरी, मैं बस 5 मिनट और लूंगा आपके, फिर वी विल एंड द क्लास, नहीं तो मेरा एंड हो जाएगा। अगला रिएक्शन इज विद ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो यहां से डिफाइन होगा यूजिंग ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन पे हमको ग्लूकोनिक एसिड मिला। एसिड मिला इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया कि दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी कीटोन, तो ऊपर CHO होगा, ये क्लियर हो गया। तो आप स्ट्रक्चर पे आ जाइए। स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आएगा कि ब्रोमीन वाटर जो CHO है आपका, वो CHO वाले ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देगा। ये क्लियर हो गया सबको? नहीं पूर्वल, ब्रोमीन वाटर जो है इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसमें ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ऐसा नहीं, तो जैसे टॉलिन अगर होता तो टॉलिन भी इस टाइप की रिएक्शन करता ना, राइट। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टॉलिन, मतलब टॉलिन या मतलब ब्रोमीन वाटर क्यों डाले मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। इट इज द सेम थिंग एज ऑफ नाउ, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर यहाँ पे डाल रहे हो तो अपने को पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं अपन, जो कलरेशन ऑफ ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाटर इज रेडिश कलर का सॉल्यूशन, वो डीकलराइज हो जाता है, तो अपन बोलते हैं इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट, है ना। एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। पूर्वज देखो समझा क्या नहीं, मेरे को बताइए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी अपने पास ये हो गया 6 कार्बन है। 6 कार्बन में उसके बाद उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, उसमें C डबल बॉन्ड O है और वो भी एल्डिहाइड है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज कि उसके अंदर कितने प्राइमरी अल्कोहल है, ये समझने के लिए उसका टेस्ट करवाया गया HNO3 के साथ। HNO3 के साथ टेस्ट करने में आपको मिला ग्लूकारिक एसिड। पिछला वाला था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये है ग्लूकारिक एसिड, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक सॉरी सिर्फ एल्डिहाइड को नहीं, वो अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक को, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन
ग्लूकोनिक में सिर्फ ऊपर COH था, ग्लूकारिक में दोनों जगह COH रहेगा। देखो क्या होगा इसमें, आपका जो ऊपर का CHO है, नीचे का CH2OH है, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक फॉर्म होगा। तो रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, HNO3 डाइल्यूट के साथ जो आपका ऊपर का CHO है वो तो COOH में कन्वर्ट होगा ही, जो नीचे का CH2OH है वो भी COOH में कन्वर्ट होगा। सो HNO3 विल प्रोड्यूस ग्लूकारिक एसिड। तो आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगला जो टेस्ट किया गया दैट वाज विथ, ये एसिटिक, ये एनसीईआरटी में नहीं है, HNO3 वाला नहीं है क्या? है ना, हाँ वही सारे पॉइंटर वाइज है, नीचे नहीं है। 6th पॉइंटर है बोल रहा है नील, एक बार चेक करो। सैकरिक एसिड ग्लूकारिक एसिड एक ही है, दोनों सेम चीज है, ग्लूकारिक एसिड सैकरिक एसिड। HNO3 नहीं मेंशन किया, रुको एक मिनट चेक करते हैं। NCERT ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं इसके, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है, लिखा है ना, देखो ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, वो एक्चुअली पॉइंटर्स एक्सचेंज हो गए। 6 पॉइंट पहले आ गए, ठीक है ना। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड देखो सैकरिक एसिड लिखा हुआ है, सैकरिक एसिड इज ग्लूकारिक एसिड, दोनों सेम ही है, ठीक है। नाम नीचे कहीं तो दिया होना चाहिए था। इसके बाद जाके एनसीईआरटी में DNL एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये सब कहानी तो हमने पहले ही निपटा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये बड़ा सिंपल सा है। आपको पता है अल्कोहल की रिएक्शन में हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, कि अल्कोहल अटैक करता है। अगर आपको याद आ रहा होगा, ये अल्कोहल से एस्टर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था, एस्टर फॉर्मेशन के वक्त हमने स्टडी किया हुआ है इसको, एनहाइड्राइड के ऊपर अल्कोहल अटैक करता है और एस्टर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये पेंटा एसिटेट जो बना है, एसिड पेंटा एसिटेट इज एन एस्टर, ठीक है। तो 5 OH ग्रुप है, पांचों के पांचों OH ग्रुप के ऊपर आपके पास एसिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि देयर आर 5 OH ग्रुप, ठीक है। ग्लूकोज इज स्टेबल hence it cannot be a geminal diol क्योंकि एक ही इसके ऊपर 2 OH नहीं होगा, ये बोल रहा है, ठीक है, दैट्स इट। वो तो हम लोग को पैसे भी पता है कि C डबल बॉन्ड O नहीं है। तो सारे के सारे OH जहां पे थे उनके ऊपर आपके ये लग गए एसिटेट, सॉरी बहुत स्लो है ये, बट या डन। सॉरी ओके। तो इसी के साथ ये 6 पॉइंट वाला जो कहानी है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा।
ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करना होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। हल्दी का पानी लेता हूँ, आप लोग ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेंशन ज्यादा लो मत, अगले सेशन के बारे में मैं आपको कल तक इन्फॉर्म करवा देता हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।